और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं 80% बॉलीवुड स्टार्स रीड अबाउट ओशो, बट वो बोलते नहीं है जजमेंट के डर से, सब पढ़ते हैं। अच्छा, बोलते क्यों नहीं है, इस बात पे भी आते हैं थोड़ा, क्योंकि मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ओशो की स्पीचेस हैं जिनके व्यूज़ मिलियंस में, बिलियंस में भी मैं बोल सकता हूँ कि हैं। आप भी पहली बार कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू आप मिले होंगे। सबके जहन में, इंडिया के अंदर तो खास तौर पे मैं कहूँगा कि सबके जहन में ओशो को लेकर सबसे पहले अगर कोई बात आती है तो वो एक किताब का टाइटल होता है संभोग से समाधि तक। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर कुछ आता है तो उन्हें लगता है अरे ओशो जो है वो मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे सिविलाइजेशन से नहीं है, हमारे एक जो बॉक्स है उसके बाहर की बातें हैं। करेक्ट। क्या आपको, जब आप उसके अंदर गए, जब आपने ओशो को ज्वाइन किया, उनके क्लासेस में गए, उनके तमाम जगहों पर गए, क्या आपको लगा कि ये वही है जो बाहर देखा जा रहा है, बाहर के लोग सोच रहे हैं, बाहर की नज़र से देखा जाता है, या अंदर कुछ और है? यार देखो, बाहर तो बहुत ब्रेन वॉश कर दिया गया, ब्रेन वॉश इन द सेंस ओशो को विलन बना दिया गया। इसमें अगेन विदेश का हाथ है। बहुत सारे लोग सिर्फ रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, एक नेटफ्लिक्स के एक सीरीज से लेते हैं, विदाउट इवन रियलाइजिंग वो भी बनाया विदेशों ने। देखिए, सिंपल सी बात है, आज अगर हम दोनों दोस्त हैं, आपको अगर एक नेटफ्लिक्स पे मेरे ऊपर सीरीज बनानी है जी, तो आप ऑब्वियसली मेरा अच्छा साइड ही दिखाओगे ना। बिल्कुल, आप बुरा थोड़ी दिखाओगे। सेम वाइज जैसे आज से कुछ साल पहले एक बहुत बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार की जीवनी बनाई गई, उन्हीं के एक बहुत खास दोस्त ने बनाई गई, जिन पे टेररिस्ट का एलिगेशन, काफी सारे एलिगेशन थे, लेकिन उस मूवी को देखेंगे तो लगेगा यार कितना अच्छे इंसान है, होंगे सबसे बड़ा विक्टिम, सबसे बड़े विक्टिम वही है। तो ये सबका वर्जन रहता है। सेम नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज बनाई गई वो ओशो के लोगों ने नहीं बनाई, वो विदेशी लोगों ने बनाई है, तो वो परसेप्शन बना रहे हैं। एक और एलिगेशन है कि भगवान से दूर ले जाते हैं, मतलब जो हमारे सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसमें जो भगवान की पूजा, दुनिया जहान है, उन सबसे दूर ले जाते हैं ओशो, इसको और अपनी थेरेपी लगा देते हैं। नहीं, अब मैं पहले इसको समझा देता हूँ। ठीक है। एक बार ओशो से पूछा गया कि आपको क्या लगता है सबसे एनलाइटेंड सोल्स कौन से हैं, तो उन्होंने बोला 12 नाम लिए। उसमें उन्होंने कृष्ण का नाम भी लिया, शिव जी का भी नाम लिया, गोरख का नाम लिया, बुद्धा का नाम लिया, इस तरह से 12 नाम लिए। फिर उनसे सामने वाले ने पूछा यार हमको 8 नाम बताओ। फिर उन्होंने हटाया, अभी भी कृष्ण का था। उन्होंने बोला आप राम क्यों नहीं ले रहे हो, तो उन्होंने बोला क्योंकि कृष्ण के अंदर जो गुण है वो राम के अंदर कवर्ड हो चुके हैं। सो राम वाले गुण ही कृष्ण के अंदर है, वही सेम स्वरूप है, एक दूसरे एरा में आए बट सेम स्वरूप है। फिर धीरे धीरे काट काट के 4 बचे, तो 4 में उन्होंने कृष्ण को भी रखा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा। उन्हें एक और नाम रखा गोरख। गोरखनाथ को वो मानते थे कि जो तंत्र हो गए, तंत्र को लेके ही इज द मास्टर। शिव को उनने भी रखा क्योंकि इनफैक्ट उनकी एक बहुत बढ़िया डिस्कोर्स है जिसको विज्ञान भैरव तंत्र कहते हैं, विच इज जो बहुत बिफोर ओशो लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती थी विज्ञान भैरव तंत्र क्या है, जो शिव ने अपनी पार्वती को सिखाया। इट वॉज ओशो विच सिंप्लीफाइड द एंटायर थिंग, जिसको बुक ऑफ सीक्रेट्स करके कहते हैं। अच्छा, मतलब ओशो से अगर कोई जुड़ता है तो वो तंत्र में भी जा सकता है? नहीं, मतलब तंत्र की प्रैक्टिसेस हैं वहां पर। पहले आप समझिए तंत्र होता क्या है। हमने तंत्र को भी हमने वो तांत्रिक वाला ही चीज समझा है, सुनकर वहीं जाता है दिमाग। तंत्र इज टेक्निक। तंत्र का एक्चुअल मीनिंग इज टेक्निक। सो विज्ञान भैरव तंत्र आपको काफी सारे मेडिटेशंस बताते हैं जो शिव जी ने निकाले हैं, ओशो ने जस्ट इंटरप्रेट करके दिया हुआ है। दीज आर दोज मेडिटेशन टेक्निक्स, इनमें से आप कोई से भी एक निकाल लो, 2 निकाल लो, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। आप उसको एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो, 5-6 दिन करो, आप आराम से कि व्हाट सूट्स, बिकॉज देखिए हर इंसान अलग होता है। अब आप एक बात बताइए, आपको अगर सर दर्द है, मैं आपको पेट दर्द की दवाई दूंगा, आप नहीं सही हो गए। बिल्कुल करेक्ट। तो सारे बीमारी, सारे प्रॉब्लम का निवारण अलग है। करेक्ट। बिल्कुल। जो जूता आपको फिट होगा जरूरी नहीं मुझे फिट होगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। आपकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी पर्सनालिटी अलग है। तो ओशो ने भी यही चीज समझी, तो उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र को जब क्रैक किया, उन्होंने अपने वर्जन में बताया, जिसको बुक ऑफ सीक्रेट्स करके, काफी थिक बुक है, उससे उनने कम्युनिकेट करा। अच्छा, बाय द वे ओशो ने आज तक एक भी किताब खुद से नहीं लिखी है, आज तक एक किताब नहीं लिखी है। 650 किताबें लिखी गई हैं, वो सब उनके डिस्कोर्सेज है, वो जो बोलते थे उनके फॉलोअर्स उसी को कंपाइल करके लिखते थे। ये सारे तो बहुत लोगों को मिलता है कि ओशो ने किताब लिखी है, ओशो ने आज तक एक भी किताब नहीं लिखी है। वो बात अलग है कि ओशो ने 1.5 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी हुई थी। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो तंत्र वैसा वाला चीज़ नहीं होता है, लोगों को लगता है सिर्फ तांत्रिक वाला। तंत्र इज जस्ट टेक्निक। सो ओशो के इसमें कोई ऐसा तांत्रिक वाली चीज़ें नहीं होती। या देयर आर डीपर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, बट वो आप तभी कर पाओगे जब आप बेसिक पे जाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देते हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं पहली बार जा रहा था नेपाल में, क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ पर एक ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है,
तो मेरे को, मैंने सुना डायनेमिक मेडिटेशन के बारे में। अब हैं हम सोशल मीडिया वाले, तो हम लोग तो पहले तो सारे वीडियोस और ये सब चेक करेंगे पहले। तो हम बोले अरे यार लोग कैसे हैं, कोई रो रहा है, ओशो के वीडियोस देख रहे हैं, तो सामने रो रहा है, चिल्ला रहे हैं, मैं बोला क्या चल रहा है वाला। बट क्यूरियोसिटी रहती है, जाके देखेंगे। मैंने बोला ये सब थोड़ी अपन करेंगे। बट मेरा एक आदत है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, चाहे मैं सदगुरु के आश्रम में जाऊँ, चाहे श्री श्री रविशंकर के आश्रम में जाऊँ, चाहे इस्कॉन जाऊँ, चाहे कहीं पर भी जाऊँ, किसी भी, चाहे जैन मंदिर जाऊँ, कहीं, आई सरेंडर माई सेल्फ। ओके, कि मैं पहले से क्यों क्वेश्चन उठाऊँ। पहले से हम लोगों की आदत है, हम जजमेंट पास कर देते पहले। मैं जब तक उसको अपनाऊंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तब तक मैं जजमेंट पास नहीं करूँगा। ओके, तो मैं इस माइंडसेट से गया, बोले यार सब चिल्ला चोट कर रहे हैं, क्या है मेरे से, तो देखते हैं चलो। तो पहले दिन डायनेमिक मेडिटेशन सुबह 6:37 के आसपास शुरू हुआ। 10 मिनट के अंदर मैं रो रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगले 4 दिन मैं इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे वो वाले पार्ट में जो 10-15 मिनट बाद आ रहा है, जहाँ मेरा इमोशन निकल रहा है, 3 दिन तक तो मैं रो रहा था, उसको एक्सेप्ट करने में, सोचो इंसान रोने के लिए जा रहा है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, बाकियों को नहीं पता, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। मैंने जब वहाँ के ट्रेनर और इनसे पता किया भाई क्या हो गया ये अचानक से, तो क्या होता है कि हम लोगों के अंदर बहुत सारे हेल्ड अप इमोशंस होते हैं जो हमको भी नहीं पता है। उदाहरण के तौर पे आपके लाइफ में लास्ट 30-35 साल में, बचपन में जब आप 4 साल के थे, तब किसी सीनियर ने आपको इतना पीटा होगा, जब आप रो रो के पागल हो गए, आज आप वो भूल गए होगे, आपके ध्यान में भी नहीं होगा, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठा आज भी सेव है। Exactly. और वही एक छोटा सा पेन बना होगा जिसके चक्कर में आप किसी सीनियर को ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको भी नहीं पता क्यों नहीं करते हो। ये बिकॉज ऑफ दैट है। जो इंसिडेंट शायद आप भूल भी चुके, बहुत ब्लर है, ये आपको वो इंसिडेंट याद नहीं दिलाएगा, ये उस वेंट अप इमोशंस को खोल देगा। ओके, डायनेमिक मेडिटेशन। बट ये सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि पहला ही स्टेप क्या होता है, डीप ब्रीदिंग, बहुत जोर जोर से 10 मिनट तक। अब जस्ट सोचो, बिना रुके 1 मिनट में लोगों की हालत टाइट हो जाए। बिल्कुल, 10 मिनट करने बोल रहे हैं। फिर और भी स्टेप्स है, 1 घंटे का पूरा प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद ये पूरा होता है। हाँ, फिर ये पूरा मेडिटेशन कवर होता है। ओके, 1 घंटे का मेडिटेशन है। तो और ये ओशो ने अपने सिलेक्ट ग्रुप, कोर ग्रुप में एक्सपेरिमेंट पहले किए, 1-2 साल करते थे, फिर वो इंट्रोड्यूस करते थे कॉमन पब्लिक के लिए, देखते थे कि ये चीज़ कैसे फंक्शन कर रही है, क्या इफेक्ट हो रहा है, हाँ इट हैज़ हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट, इस तरह से वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो जब मैंने ये चीज़ देखी, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है। देन देखिए आजकल क्या होता है, फैंसी वर्ड्स बहुत चलते हैं, कुंडलनी जग जाएगी, ये बहुत, तो मेरे को लगा कुंडलनी इनकी भी वही होती होगी, कुछ तो जग जाएगा। मैंने बोला ठीक है, खासकर हमारी एज के लोग जिन्होंने बचपन में शक्तिमान देखा हो, एग्जैक्टली, घर के पीछे कुंडलिनी जागृत हो रही है, फिर हम शक्तिमान बन जाएंगे। बिल्कुल। तो आई सेड कि लेट मी ट्राई द कुंडलिनी मेडिटेशन, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं सरेंडर करता हूँ। अब इनकी कुंडलिनी बहुत अलग है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, बिकॉज मैं सही बंदा नहीं, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं करता हूँ तो फिर वो ठीक है, बट मैंने देखा लिटरली आई कुड फील सम सेंसेशन आफ्टर 3rd डे। ओके, नॉट फर्स्ट डे पे हाँ लगा कुछ तो है, 3rd डे से मेरे को फील हुआ। तो आई रियलाइज्ड कि यार बॉस देयर इज सम सेंस, क्योंकि लिटरली जब डायनेमिक किया, एंटायर डे आई वाज सो एनर्जेटिक। मतलब लोग मतलब मैं इन जनरल भी लोग काफ़ी कहते हैं कि भैया तुम अलग ही एनर्जेटिक हो, दिन में 6 शूट कर लोगे, उसके बाद शाम को भी जाके डांस भी कर लोगे, फिर घूमने भी निकल जाओगे, ट्रैवल भी कर लोगे, पता नहीं, बट दिस डायनेमिक मेड मी मोर एनर्जेटिक। ओके, तो जब आपको अंदर, और फिर मैंने साइंस भी जोड़ा कि ब्रीदिंग टेक्निक हो रही है, तो कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्व का कुछ तो भी हो रहा है यहाँ पे, ब्रेन का कुछ हो रहा है, प्लस वहाँ पे कुछ एक फिजिकल भी करवाते हैं एक्टिविटी, जिसके चक्कर में ऑब्वियसली कार्डियो टाइप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे मैच हो रही है। फिर लास्ट में रिलैक्स भी करवा रहे हैं, शवासन जो होता है, तो मेरे को मैच भी हुआ कि हाँ थोड़ा साइंटिफिक रेफरेंस एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ दिख रहा है कि ये ऐसे ही नहीं है। तो आप साइंस के बेसिस पे लो, स्पिरिचुअल बेसिस पे लो, या किसी बेसिस पे लो, कुछ तो अब जब इंसान खुद करेगा तब उसको अगर रियलाइज होगा, तो उसी बेसिस पे तो एक्सेप्ट या डिस्कार्ड करेगा। सिंपल सा है। आप किसी कपड़े की दुकान में जा रहे हो, आप देख रहे हो वो कपड़ा अच्छा है, पर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं ना आप पे कैसा लगेगा, फिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आप ट्राई करोगे ना, तो दैट इज प्रिसाइजली। तो जो आपका सवाल है कि क्या आपने देखा कि बाहर की धारणा, तो बाहर की बहुत सारी धारणाएं गलत हैं। 3 रीजन है उसके। क्योंकि पहले तो ओशो की विरासत को बिगाड़ने की कोशिश करी है विदेशियों ने, फॉर देयर सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट। ओशो यहाँ पे सोते थे, उसकी ब्रिक बेची जा रही है 30,000 रुपये में, 40,000 रुपये में, जबकि वो ब्रिक बेच के ख़त्म भी हो गई है, बट स्टिल मनी माइंडेड वेस्टर्न पीपल, तो वो वाली चीज़ हो गई है। ओशो के नाम पे पेटेंट और ट्रेडमार्क कर लिया। सोचो इंसान के नाम पे ट्रेडमार्क और पेटेंट हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ वो हो गई। तीसरी चीज़ अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान के पास सोर्स क्या होता है समझने का, वो इतना किताबें पढ़ता नहीं है, वो लोगों से मिलता नहीं है, वो मीडिया जो दिखा रही है उसी के बेसिस पे बनाते हैं। तो मीडिया के हिसाब से ही परसेप्शन वो बनाते हैं। उनको लगता है कि ओशो इज जस्ट अ सेक्स गुरु। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि ओशो
का एक पार्ट जरूर था जहां पर वो सेक्स के बारे में वोकली बात करते थे, बट सेक्स वॉज नॉट द ओनली थिंग ही टॉक्ड अबाउट। उन्होंने लव के बारे में बात करी, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी कहानियों के थ्रू, जैसे अब कहानी का जिक्र हुआ तो एक क्विक कहानी मैं बताता हूँ, आप सोचिए कितने प्यारी तरीके से वो डिलीवर करते थे। ऑब्वियसली मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, बट अभी एक सिंपल सा है, एक व्यक्ति था वो भगवान पे नहीं मानता था, एथिस्ट जिसको कहते हैं, बिल्कुल नहीं मानता था, नास्तिक था। उसने डिसाइड किया कि भैया आसपास मेरे सब नास्तिक ही होने चाहिए, बट ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता, भारत में आप रह रहे हो तो नहीं रह सकते। उसका बेटा होता है पैदा, बोलता बेटे को तो मैं नास्तिक बना के रहूँगा। कैसे? वो क्या करता है, वो हर जगह बोर्ड प्लेस कर देता है, गॉड इज़ नोवेयर करके लिख देता है, ठीक है, गॉड इज़ नोवेयर, गॉड इज़ नोवेयर ऐसा करके वो हर जगह लिख देता है। बोले बेटा रोज पढ़ेगा, उसके सबकॉन्शियस में ये पढ़ेगा, ये हो गया, ठीक है। बेटा जब बोलने की उम्र में होता है तो पापा पूछते बेटा क्या है, बेटा क्या पढ़ता है, गॉड इज नाउ हियर। ओके, नोवेयर नाउ हियर। बच्चे तो तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और पिताजी सर पकड़ लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। आप सोचिए हम कैसे किसी चीज़ का नज़रिया रखते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ किसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ओशो ने कितने प्यारे तरीके से इस चीज़ को कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है। और एक आपको बताते हैं एक बार, और ये तो आज के समय पे बहुत ज़्यादा वैलिड होगा, लोगों को समझना चाहिए। एक गांव रहता है, और मैं बता दूं ये ओशो की कहानी है, ओशो ने डिस्कोर्सेस में दी, मेरी नहीं है, ओके, ठीक है। तो एक गाँव रहता है, गाँव में एक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति के पास वो बढ़िया सुखी जीवन रहता है, सेटिस्फाइड जो बोलते हैं ना, छोटा जीवन, सरल जीवन, सुखी जीवन, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसका एक बेटा रहता है, वाइफ रहता है, वो दोनों अपने खुशी रहते हैं, वो बढ़िया अपना मजदूरी करता है, आता है, खाता है, खुश रहता है, सेटिस्फाइड है, ठीक है, अपनी खेती करता है। एक दिन गांव में उसके एक घोड़ा आ जाता है और उसके ही घर पे आके रुक जाता है, तो उसका संभालने लग जाता है। गांव वाले जितने लोग रहते हैं आसपास दोस्त, भाई तू कितना लकी है यार, एक घोड़ा 1 लाख रुपए का तू बेच देगा, माला माल हो गया। गाँव वालों के लिए 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है। सही बात। तो बोला यार देखो जो है भगवान ने दिया, मैं तो खुश हूँ, इसको भी खिलाऊंगा, अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा, भगवान की दुआ से है, सेटिस्फाइड। 2 हफ्ते बाद वो घोड़ा गायब हो जाता है। तो फिर गांव वाले, वही गांव वाले, यार तू कितना बदनसीब है, 1 लाख रुपए कमा सकता था, तेरा पूरा घर का रिनोवेशन हो जाता, आलीशान बंगले में हो जाता तू गांव में, बट तूने तो मिस कर दिया। बोले यार देखो जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है, मैं तो खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बच्चा है, बीवी है। 3 हफ्ते बाद नई चीज़ होता है, वो घोड़ा अपने साथ 7 घोड़ों को जंगल से लेके आ जाता है। तो ये गाँव वाले, फिर भाई नसीब तो तुम्हारा है, 7 + 1 8 लाख रुपए, बिल्कुल तुम तो भैया सेठ इंसान बन गए। बोले जो होता है भगवान के लिए होता है, इतने को खिला सकते हैं, खिला देते हैं। फिर क्या हो जाता है, अगले हफ्ते 3 हफ्ते बाद उसका बेटा एक घोड़े को चलाता रहता है, गिर जाता है, ऐसा गिरता है कि उसके पैर को एम्पिट्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। फिर वही गांव वाले, भाई क्या बदनसीब है यार, एक बेटा था, शादी की उम्र हो रही थी, अब तो पैर चलेगा, अब तो क्या है यार, कितना सब वो बात करें। फिर अगेन भाई एटलीस्ट बेटा है तो सही मेरे साथ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान है मेरे साथ, आई एम हैप्पी। फिर उसके 4 हफ्ते बाद सिविल वॉर अनाउंस होती है, पूरे गांव के सारे लड़कों को जाना पड़ता है, इसके लड़के को नहीं जाना पड़ता, बिकॉज बोलते कि भाई तो पाओ नहीं है। अगेन गांव वाले, किस्मत वाला है, किस्मत वाला है। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई लाइफ में संतुष्टि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को लगता है इतना पैसा आ जाएगा, इतना करोड़ कमा लूंगा तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा। काफ़ी सारे सुसाइड फिर क्यों करोड़पति वाले कर रहे हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्यों डाइवोर्स हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ओशो ने कितने बखूबी तरीकों से, आप समझ रहे हैं, मतलब इतने प्यार तरीके से। वो गौतम बुद्ध जी के भी काफ़ी एग्जाम्पल, एक किस्सा गौतमी जी का वो बताते हैं, गोस्वामी या गौतमी जी का। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा, एक आखिरी कहानी, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ओशो कहते हैं कि एक कहानी गौतम बुद्ध जी के रेफरेंस से बताते हैं कि एक बार एक औरत रहती है, उनका छोटा सा बच्चा रहता है जिसकी डेथ हो जाती है। वो हाथ में उठा के दर दर भटकती हैं। कुछ लोग मजाक बनाते हैं कि बोले अरे तो मर गया, कुछ लोग दुख जताते हैं कि ये हो गया। सबको जाके बोलती है इसको प्लीज़ जीवित कर दो, प्लीज़ इसको जीवित कर दो, प्लीज़ इसको जीवित कर दो। एक घर ठकठकाती है तो फाइनली एक समझदार व्यक्ति मिलता है, देखो भाई इसको तो जीवित एक ही व्यक्ति करा सकता है, गौतम बुद्ध जंगलों में बैठे हैं, जाओ। तो बोले ठीक है। तो ये निकल जाते हैं गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। गौतम बुद्ध जी ये जीवित हो सकता है? बोलते हैं हाँ हो सकता है। तो बोले कैसे? तो बोले काम करो, जो सेसमे सीड्स होते हैं सरसों के, बोले तुम ना किसी ऐसे घर से सरसों के सीड लेके आओ जिसके घर पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, तुम ले आओ मैं जिंदा कर दूंगा। वो जाते पहले घर पे, किसी के चाचा गए, किसी के पापा गए, किसी के मम्मी गए, किसी के दादा गए, कोई ना कोई गए। शाम को थक हार के आ जाती है, एक घर नहीं मिला जिसमें से। तो बोले यही प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज़, हम उससे इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि भाई जीवन आया है तो मृत्यु आएगी होगी।
आप जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे आप बहुत सारे पेन से निकल जाओगे। तो कितने प्रेम पूर्वक वो इन सारे मैसेजेस को डिपिक्ट करते थे। वो एक सिंपल सी चीज़ कहते थे। ओशो क्या कहते थे, हम लोगों ने एक बहुत गलत स्पिरिचुअलिटी को गलत तरीके से लिया है। हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल मतलब सीरियस इंसान एकदम शांत बैठा होगा। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ सीरियसनेस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है लाइटनेस। जब आप एकदम लाइट फील करोगे, कोई परवाह नहीं है, बेफिक्रे। इसलिए एक बार एक बुचर जो काटता था, वो जब गांव में आया तो तब डिस्कशन हो रहा था कौन सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, कौन सबसे ज़्यादा एनलाइटेंड है। बुचर बोला मैं हूँ। लोग हंसने लग गए, अरे तुम जो दिन भर काटा पीटी करते हो वो एनलाइटेंड है। ओशो ने रोका, बोले वो सही कह रहा है। बोले बताओ तुम क्यों? बोले क्योंकि जब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं वो सिर्फ वही कार्य कर रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस है, मैं इन द प्रेजेंट हूँ। मैं अपनी चीज़ ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरा कर्म सही तरीके से कर रहा हूँ। नाउ आस्क हाउ मेनी पीपल, अगर वो आज कहीं पर मूवी देखने भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 3 चीज़ें अलग सोच रहे हैं, 6 बार अपना फ़ोन देख रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की।